एल्टीट्यूड आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा द हिंदू न्यूज एनालिसिस। और न्यूज एनालिसिस के माध्यम से हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे और कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा गंगेटिक डॉल्फिन से संबंधित है। गंगा डॉल्फिन अभी इसकी टैगिंग की जा रही है और कहाँ, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कुलसी, वहीं इसकी टैगिंग की गई है। ये परियोजना है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, तो ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा की जा रही है और जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है उसके द्वारा इसको कार्यान्वित किया गया है उनके सहयोग से। इसके माध्यम से, टैगिंग के माध्यम से हम किन चीजों को जानेंगे कि इसका मौसमी प्रवासन पैटर्न क्या होता है, वितरण क्षेत्र कैसा है और खंडित जो नदी प्रणालियां हैं उनमें इनके आवास का उपयोग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, किस हद तक ये हो सकता है, इन चीजों के बारे में अध्ययन करने में इसके माध्यम से हेल्प मिलेगी। और इस परियोजना को जो नेशनल कैंपा है, राष्ट्रीय कैंपा अथॉरिटी, उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, वित्त पोषित किया गया है ताकि संरक्षण प्रयासों को मजबूत किया जा सके। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो गंगा डॉल्फिन से संबंधित क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि गंगा नदी डॉल्फिन को IUCN की लाल सूची में लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये सही है कि इनको इंडेंजर्ड के रूप में रखा गया है, इंडेंजर्ड स्पीसीज इन IUCN। दूसरा है बिहार में विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य भारत का एकमात्र अभ्यारण्य है जो इसके संरक्षण के लिए है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, हालांकि यहाँ कुछ कठोर वर्ड हैं लेकिन ये सही हो जाएगा क्योंकि अभी तक भारत में एकमात्र जो गंगा डॉल्फिन के लिए अभ्यारण्य है वो विक्रमशिला बिहार में स्थित है। हालांकि एक यूपी में भी बनाया जाना प्रस्तावित है लेकिन वो बना नहीं है अभी तक। थर्ड है स्तनपायी होने के कारण गंगा नदी डॉल्फिन जल में सांस नहीं ले सकती और यही कारण है कि जल में सांस नहीं ले सकते तो वो बार बार में क्या होती है, पानी से ऊपर आती है और बाहर आके वो क्या करती है, सांस लेती है, इसीलिए उसको सूसू के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारे तीन ऑप्शन क्या है, सही है, 1, 2, 3, यानी सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। तो IUCN की लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है और इसके अभी हाल ही में आवासीय गिरावट, प्रदूषण और मानवीय गतिविधियों के कारण इसके ऊपर खतरा देखा जा रहा है। इसके लिए एकमात्र जो संरक्षण क्षेत्र है वो कौन सा है, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। स्तनपायी होने के कारण क्या होता है, हवा में सांस लेती हैं और ऐसा करने के लिए वो सतह पे आती हैं, पानी की बजाय सतह पे आती हैं बार बार। दूसरा क्वेश्चन, चूंकि इसमें कैंपा की चर्चा की गई है तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि जो क्षतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण है, कैंपा है, उसके बारे में विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है वनीकरण और पारिस्थितिक पुनर्स्थापन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। तो ये सही है कि कैंपा की स्थापना क्यों की गई, ताकि हम वनीकरण और पारिस्थितिक दोबारा से स्थापना कर सकें, इसी के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट है यह गैर वन उद्देश्यों के लिए, कौन से उद्देश्य के लिए, गैर वन उद्देश्य के लिए, अगर वन भूमि के उपयोग के एवज में जो धन इकट्ठा होता है उसके उपयोग को सुनिश्चित करता है। मान लो कोई प्रोजेक्ट है जो जंगलों को इनको क्या कर रहा है, काट रहा है या उनका उसके कारण ह्रास हो रहा है, ऐसी स्थिति में उनके लिए कुछ क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है, वो इसको क्या करता है, इसके यूज को सुनिश्चित करता है, किस तरीके से इसका यूज किया जाएगा। थर्ड है, तो ये सही हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है कैंपा केवल राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। तो ये केवल राष्ट्रीय स्तर पर काम नहीं करता, राज्य स्तर पर भी राज्य कैंपा के नाम से गठन किया गया है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फोर्थ है इसकी स्थापना क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 के तहत की गई। तो ये सही है कि कैंपा की स्थापना क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 के तहत की गई है। तो आंसर क्या होगा, 1, 2 और 4, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वनीकरण को बढ़ावा देने और वन आच्छादन में सुधार के लिए और पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने के लिए कैंपा की स्थापना की गई। ये सुनिश्चित करता है कि अगर गैर वन गतिविधियां जैसे औद्योगिक परियोजनाओं के लिए वन भूमि का यूज किया जाता है तो उसके एवज में धन इकट्ठा किया जाए और उसको अन्य क्षेत्रों में वनीकरण को प्रोत्साहन करने में लगाया जाए। कैंपा ये राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर काम करती है। धनराशि का प्रबंधन राष्ट्रीय कैंपा और राज्य कैंपा दोनों द्वारा किया जाता है। कैंपा की स्थापना क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 के तहत की गई है और इसके संचालन के लिए इसके तहत विधिक ढांचा प्रदान किया गया है।
अब जो गंगा टिक रिवर डॉल्फिन है उसके बारे में देख लेते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन है, भारत का क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा है कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। शायद 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन था। ये विशेष है क्यों? क्योंकि ये लगभग अंधी होती है और रास्ता खोजने के लिए जो इको लोकेशन सिस्टम है उसका यूज करती है। गंगा नदी डॉल्फिन की वैश्विक आबादी का लगभग 90% भारत में पाई जाती है, यानी विश्व में जितनी है उसका 90% के आसपास भारत में मिलती है और 10% के आसपास अन्य क्षेत्रों में मिलती है भारत से बाहर। भारत की बात करें तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली नदी प्रणालियां हैं उन क्षेत्रों में पाई जाती है। इनकी सहायक नदियों और ये नदी प्रणाली में अपने व्यापक क्षेत्र के बावजूद इसकी आबादी पिछले कुछ शताब्दी में क्या हुई है, तेजी से गिर रही है। क्यों? क्योंकि आवास का इसका विखंडन हो रहा है। हमारा जो जल क्षेत्र है, नदियां हैं, इनमें क्या है, प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है और जल मार्ग हैं उनमें व्यवधान के कारण इनकी संख्या कम हो रही है। तो सरकार ने इसके संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको प्रोजेक्ट डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। ये 2021 में शुरू किया गया था और इसी के माध्यम से पहली टैगिंग की गई है 2024 में, ताकि इसके व्यवहार और आवास का अध्ययन किया जा सके कि ये जो क्षेत्र है नए क्षेत्रों में किस तरीके से अपने आप को ढालती हैं। ये पहल प्रमाण आधारित संरक्षण नीतियों के लिए डेटा प्रदान करेगी। इसके अलावा संरक्षण जो है नदी पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी हेल्प करती है। ये क्या है, स्वस्थ नदी पारिस्थितिक तंत्र का सूचक होती है। अगर किसी क्षेत्र में गंगा डॉल्फिन मिलती है तो ये मीठे पानी में रहती है और गहरे पानी को ज्यादा प्राथमिकता देती है। इसको सू भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी में सांस नहीं लेती, उसके लिए बाहर आती है। संरक्षण की स्थिति IUCN में इंडेंजर्ड है, साइट्स में परिशिष्ट 1 में है और जो भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 उसकी अनुसूची 1 में है। खतरे हमने देख लिए किस किस से खतरे हैं। संरक्षण संबंधी प्रयास प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2021 में लाया गया। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया। इसके अलावा अभ्यारण्य बनाया गया विक्रमशिला अभ्यारण्य बिहार में और हस्तिनापुर अभ्यारण्य प्रस्तावित है जो यूपी में बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020-21 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, नदी और समुद्री डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अब क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 की चर्चा कर लेते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया, क्षतिपूरक वनीकरण निधियों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने और प्रबंधित करने के लिए एक अधिनियम लाया गया था। उसी को हम क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम के नाम से जानते हैं और इसके तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर क्षतिपूरक वनीकरण कोष की स्थापना की गई, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर। उद्देश्य क्या है, तो पर्यावरण की पुनः स्थापना करना। जैसे किसी क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए, किसी पर्पज के लिए हमने क्या किया, जंगलों को काटा, तो ऐसी स्थिति में उनका कहीं और दूसरे क्षेत्र में क्या करना चाहिए, रोपण करना चाहिए, वनों को दोबारा लगाया जाना चाहिए। तो ये पर्यावरण पुनः स्थापन की बात करती है। वनीकरण को बढ़ावा देने पे चर्चा करते हैं कि वनों को वनों को वनीकरण पे फोकस करना चाहिए और निधि है उसका पारदर्शी रूप से यूज किया जाना चाहिए। प्रमुख प्रावधान तो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे कोषों का गठन किया गया है। अलग अलग कोष हैं दोनों। प्रबंधन के लिए प्राधिकरण है, कैंपा, जैसे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दोनों स्तरों पे कैंपा है। निधि आवंटन तो लगभग 90% निधि है वो संबंधित राज्य कैंपा को दी जाती है और 10% के आसपास राष्ट्रीय कैंपा के पास रहती है। यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो वनीकरण के लिए कर सकते हैं, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए और वन पुनर्जीवन के लिए इस निधि का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक साइंस टेक से संबंधित है। क्योंकि जो गगनयान है उसके लिए अभी क्या कर रहे हैं, उसकी तैयारियां चल रही हैं और मानव रहित जो मिशन है उसको अगले साल लॉन्च किए जाने की तैयारियां हैं। तो इसरो ने क्या बोला है, गगनयान मिशन के लिए जो ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल है मार्क 3 उसका असेंबली शुरू कर दी गई है और श्रीहरिकोटा में ये तैयारियां हो रही हैं अभी। मानव रहित जो मिशन है वो अगले साल की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है और इसके तहत S-200 मोटर की चर्चा की गई है। नोडल और सेगमेंट की स्टैकिंग ने लॉन्च अभियान की शुरुआत को चिन्हित किया है। क्रू मॉड्यूल है उसके बारे में बताया गया है। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे कि क्रू मॉड्यूल क्या रहता है। जैसे ये अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री रहते हैं उनको ले जाने और लाने का काम करता है। इसमें ये बैठ के जाते हैं। क्रू सुरक्षित रूप से समुद्र में उतरकर पृथ्वी पे क्या करेगा, अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी सुनिश्चित करेगा। अब
क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो गगनयान मिशन के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे S-200 एक ठोस रॉकेट बूस्टर है जो इसरो द्वारा विकसित GSLV मार्क 3 प्रक्षेपण यान में उपयोग किया जाता है। चूंकि जो हम गगनयान मिशन भेजेंगे उसमें GSLV मार्क 3 का यूज करेंगे, तो इसी के बारे में पूछा है कि जो मार्क 3 है ये इसमें क्या है, एक ठोस रॉकेट बूस्टर का यूज किया जाता है जिसको S-200 नाम से जाना जाता है, तो ये सही है। दूसरा है गगनयान मिशन में क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया। यानी क्रू मॉड्यूल वो एरिया होगा इस प्रोजेक्ट का जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठ के अंतरिक्ष में जाएंगे और वापस क्या होंगे, पृथ्वी पे लौटेंगे। तो ये सही है कि क्रू मॉड्यूल उनको अंतरिक्ष में ले जाएगा और वापस पृथ्वी पर लाना सुनिश्चित करेगा। थर्ड, क्रू मॉड्यूल अंतरिक्ष में मानव जीवन का समर्थन करने के लिए तापमान, दबाव और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों को बनाए रखता है, यानी उसको बैलेंस रखेगा ताकि मानव उसमें क्या रखे, सुरक्षित रखा जा सके इंसान को। तो ये सही है सारे स्टेटमेंट। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो S-200 क्या एक ठोस रॉकेट बूस्टर होता है और इसको इसरो के GSLV मार्क 3 के सबसे भारी प्रक्षेपण यान में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। लॉन्च के प्रारंभिक चरणों में यह आवश्यक बल प्रदान करता है। क्रू मॉड्यूल की बात करें तो ये एक मुख्य घटक है गगनयान मिशन का। इसके माध्यम से क्या करेंगे, हम अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेंगे और पृथ्वी पे वापस लाने के लिए भी ये क्या करेगा, इसको डिजाइन किया गया है। मानव जीवन के लिए उपयुक्त तापमान, दबाव और पर्यावरणीय स्थितियां हैं उनको बनाए रखने में ये हेल्प करेगा। यानी जो इंसान के जीवित रहने के लिए जो दशाएं हैं उनको क्या करेगा, उनको नियंत्रित रखेगा। ऑक्सीजन आपूर्ति जैसे तापमान नियंत्रण और कचरा प्रबंधन के साथ साथ जीवन का समर्थन करता है और पृथ्वी के वायुमंडल में सुरक्षित पुनः प्रवेश के लिए क्या करता है, इसके लिए इसको डिजाइन किया गया है। अब गगनयान मिशन ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसको इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, अंतरिक्ष यात्रियों को निम्न पृथ्वी कक्षा में भेजना और सुरक्षित रूप से वापस धरती पे लाना। तो ये कहाँ भेजा जाएगा, तो निम्न भू कक्षा यानी जो पृथ्वी की निम्न कक्षा है उसमें इसको भेजा जाएगा। उद्देश्य क्या है, तो मानव से संबंधित जो अंतरिक्ष उड़ान है उन क्षमताओं में अपने क्षमताओं को बढ़ाना है। जो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रौद्योगिकी है उनको विकसित करना है और अंतरिक्ष क्षेत्र में अनुसंधान को सुनिश्चित करना है। जो सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग करना है, आत्मनिर्भरता, ये सारी चीजें। और हम ऐसा करने वाले चौथे देश हो जाएंगे, यानी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी हम शामिल हो जाएंगे। मुख्य विशेषताएं देखें तो इसमें प्रक्षेपण यान GSLV Mk3 रॉकेट यूज किया जाएगा। चालक दल मॉड्यूल होगा, इसमें 2 से या 3 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाया जाएगा। इसके लिए डिजाइन किया गया और एक दबाव युक्त कैप्सूल होता है। मिशन की अवधि तो ये निम्न पृथ्वी कक्षा में भेजा जाएगा 3 से 4 दिन, 5 से 7 दिन तक भी, लेकिन अभी 3 से 4 दिन की बोली जा रही। 300-400 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएगा और जीवन को समर्थन करने वाली प्रणाली इसमें यूज की गई है। जैसे क्रू मॉड्यूल में कैसे कैसे वो ऑक्सीजन जो प्रेशर इनको कंट्रोल करेगी। प्रमुख घटक कक्षीय मॉड्यूल है, इसमें चालक दल मॉड्यूल और सेवा मॉड्यूल शामिल है। सेवा मॉड्यूल में प्रणोदन, ऊर्जा, तापमान नियंत्रण आदि प्रदान किया जाता है। इसके अलावा एस्केप सिस्टम, बचाव सिस्टम है। अगर मान लो आपात स्थितियां उसके दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तैयारी है तो व्योमनेट्स का प्रशिक्षण कहाँ, रूस में इनको प्रशिक्षण किया जा रहा है। मानव रहित प्रशिक्षण उड़ानें भी पहले की जाएंगी। इसके बाद सहयोग किसके साथ, रूस और फ्रांस जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी उनके साथ हमने सहयोग लिया है। महत्व तो प्रौद्योगिकी उन्नति को दिखाता है। अगर ये सफल होती हैं तो हमारे जो अंतरिक्ष क्षेत्र है उसमें हमारी जो उन्नति है उसको और ज़्यादा ही आगे ले जाएगा। वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा मिलेगी, ऐसा करने वाले हम चौथा देश बन जाएंगे। और हमारे जो युवा हैं उनके लिए क्या होगा, ये इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उन लोगों को प्रोत्साहन देगा। अब चूंकि इसमें GSLV Mk3 की चर्चा की गई है तो हम जो इसरो के लॉन्च व्हीकल हैं, जैसे अब नया है SSLV, इसके अलावा जो पुराने PSLV और GSLV Mk3 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो SSLV क्या है, ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। छोटे जो सैटेलाइट रहते हैं उनको ले जाता है कहाँ, लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाएगा। कितने वजन तक, 500 kg तक। इसमें मेनली छोटे उपग्रह और तेज लॉन्च के लिए इसको यूज किया जाता है। PSLV की बात करें तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो ध्रुवीय कक्षाओं में उपग्रह को ले जाता है।
ये लगभग अगर GTO में ले जाएगा, जियो सिंक्रोसिस ऑर्बिट में, तो ये 1750 kg तक का वजन ले जा सकता है और लो अर्थ ऑर्बिट में 3800 kg तक का वजन ले जा सकता है। जबकि GSLV की बात करें तो ये भारी पेलोड और अंतर्ग्रहीय मिशनों को ले जाता है, लगभग 4000 kg के उपग्रह ले जाता है GTO तक, और लो अर्थ ऑर्बिट तक 10,000 kg तक के। चरण देखें तो 3 चरण का है, सारे ठोस चरण है इसमें। SSLV में, PSLV की बात करें तो 3 चरण है, लेकिन ठोस, तरल और ठोस, यानी पहले ठोस फिर तरल और फिर ठोस, ये इसमें। जबकि अगर हम GSLV की बात करें तो इसमें 3 चरण है, लेकिन एक ठोस होगा, दूसरा तरल होगा और एक क्रायोजेनिक होगा। इस SSLV की लागत कम रहती है लॉन्च की, PSLV की इससे ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा किसकी होगी? GSLV की होगी। यूज तो इसका यूज छोटे उपग्रह इनमें क्या करते हैं? PSLV ये रिमोट सेंसिंग नेविगेशन, ध्रुवीय कक्षा में जो उपग्रह ले जाते हैं उनके लिए है, जबकि अंतर्ग्रह दूसरे ग्रहों पे मिशन ले जाना हो, मानव अंतरिक्ष मिशन भेजना हो, इसके लिए GSLV का यूज किया जाएगा। ये कुछ मिशन है जिनको लॉन्च किया गया है, जैसे SSLV D1 और EOS-2 मिशन, ये हाल ही में लॉन्च किए गए हैं SSLV के थ्रू। इसके अलावा जो PSLV, इसके माध्यम से चंद्रयान 1, मंगलयान आदि भेजे गए हैं, ऐसे ही GSLV के थ्रू चंद्रयान 2, गगनयान आदि भेजे गए हैं। ये भारी पेलोड और के लिए सीमित रहता है PSLV, जबकि जो GSLV इसकी लागत और जटिलता काफी रहती है। S-200 मोटर की चर्चा कर लेते हैं, तो ठोस रॉकेट बूस्टर है और इसरो द्वारा विकसित किया गया है, जो GSLV Mark 3 प्रक्षेपण यान में यूज की जाती है। विश्व का सबसे बड़े ठोस बूस्टरों में से एक है। क्रू मॉड्यूल की बात करें तो ये वो भाग होगा मिशन का जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठ के जाएंगे और वापस पृथ्वी पे आएंगे। ये पर्यावरणीय स्थितियों को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट हमारा पवित्र वनों से संबंधित है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, केंद्र सरकार से बोला कि पवित्र उपवन है उनके प्रबंधन के लिए क्या होनी चाहिए? एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए, क्योंकि पवित्र वन काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे में अगर हमारा जो वन क्षेत्र है उसको सुरक्षित करने के लिए पवित्र उपवनों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, इसलिए राष्ट्रीय नीति बनाने पे फोकस करना चाहिए। इसमें ऐसे पेड़ समूह हैं जो धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से क्या होते हैं, स्थानीय जो समुदाय है उसके द्वारा संरक्षित किया जाता है, जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि राज्यों में पाए जाते हैं, और जैव विविधता के संरक्षण में और पारंपरिक प्रथाओं को बढ़ावा देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। तो कोर्ट ने पवित्र उपवनों की पहचान और उनके मानचित्रण के लिए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण का सुझाव दिया है। उसके बाद राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए भी कहा है। और ये भी कहा है कि इनके जो दुरुपयोग होता है और उनका जो एरिया कम हो रहा है उसको क्या करना चाहिए, उसको रोका जाना चाहिए। इसके लिए फैसले लिए जाने चाहिए। और एक एग्जाम्पल भी लिया है, जैसे राजस्थान का पिपलांतरी गांव है, उसका बताया कि समुदाय ने क्या किया था, वहाँ बंजर भूमि को उपवन में बदला है। तो ये एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र है उनको घोषित कर अनधिकृत उपयोग से इनको बचाया भी जाना चाहिए। पवित्र उपवन को उनको समुदाय द्वारा आरक्षित क्षेत्र घोषित करने के बाद उनको संरक्षण मिल जाएगा। और इसमें राष्ट्रीय जो वन नीति है 1988 की, उसमें सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जो क्षेत्र है उनके संरक्षण का समर्थन भी करती है ये पवित्र उपवन की नीति। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो जो सरना, देवगुड़ी और ओरण शब्द हैं ये किसको प्रयुक्त करते हैं? पवित्र वन को, पूजा की एक पद्धति को, भित्ति चित्र को, या विवाह संबंधी परंपरा को। तो जो सरना, देवगुड़ी और ओरण है ये पवित्र उपवनों के नाम है, जिनको क्षेत्रवार अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये क्या है, पवित्र वनों के दिखाते हैं। पवित्र वन जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के होते हैं और स्थानीय समुदाय के द्वारा इनको संरक्षित किया जाता है। ये लगभग जो है यहाँ के लोग स्थानीय देवताओं को समर्पित करते हैं। इसमें कटाई और ये जो है इनको रोका जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे झारखंड में सरना नाम से जानते हैं, छत्तीसगढ़ में देवगुड़ी नाम से, और राजस्थान में पवित्र उपवनों को ओरण नाम से जानते हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं पवित्र वनों की? तो धार्मिक महत्व होता है, लोग इनको धार्मिक दृष्टि से भी पूजते हैं। जैव विविधता है, उसको समर्थन प्रदान करते हैं, तो जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बहुत सारे जीव जंतु भी क्या है इससे संरक्षित हो सकते हैं। सांस्कृतिक महत्व है, लोग अपनी परंपराओं में इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और इनका बहुत सारी चीजों का इसके माध्यम से संरक्षण किया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में जो नाम है जैसे सरगना, देवगुड़ी, ओरण आदि नामों से जाने जाते हैं, जो हमने देखा है।
इनमें छोटे छोटे समूह से लेकर कई बड़े बड़े क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं जिनमें पवित्र पेड़ होते हैं। जैसे झारखंड में केवल एक ही पेड़ को महत्व दिया जाता है, साल का पेड़ है। अलग अलग जगह अलग अलग है, कुछ लोग किस पेड़ को देंगे, तो ये यहाँ झारखंड में जो है साल का पेड़ महत्वपूर्ण होता है पवित्र उपवनों के अंतर्गत। वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के तहत क्या किया गया, पवित्र उपवनों को सामुदायिक रिजर्व के अंतर्गत कानूनी रूप से संरक्षित किया गया है। अब सामुदायिक रिजर्व क्या होते हैं, तो ये वे क्षेत्र होते हैं संरक्षित क्षेत्र के नाम से इनको नामित किया जाता है जिनमें प्राकृतिक संसाधन और वन्य जीव संरक्षण है, उसमें स्थानीय समुदाय प्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। अगर प्राकृतिक संसाधनों के और वन्य जीव से संबंधित जो संरक्षण उपाय में अगर वहाँ का समुदाय जो है प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसी को हम सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित कर सकते हैं। किसके तहत, तो ये 2002 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसके तहत घोषित कानूनी रूप से संरक्षित किया जाता है। भारत में लगभग 0.01% के आसपास जो है पवित्र उपवन उपस्थित हैं और ये मेनली केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान आदि राज्यों में है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 6A से संबंधित है। ये काफी इस बार न्यूज में रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेक्शन 6A इसके ऊपर याचिकाएं दायर की गई थी, ये क्या है, ये अवैध है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं ये सही है और इसको बरकरार रखा जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें 1971 तक जो है बांग्लादेश से कुछ लोग आए, उनको नागरिकता प्रदान करने संबंधित बातें की गई हैं। तो देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 1955 का जो नागरिकता अधिनियम की धारा 6A है इसकी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। और ये क्या है, प्रावधान करता है कि 25 मार्च 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश, अगर वहां से कोई भी प्रवासी आए तो उसको भारतीय नागरिकता दी जानी चाहिए, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है। और ये जो 1985 का समझौता है उसके बाद जो प्रवासन संबंधी चिंताएं हैं उनको दूर करने के लिए लाया गया था। अब आलोचकों का तर्क है कि ये क्या करता है, अनुच्छेद 29 का उल्लंघन करता है। कल हमने अनुच्छेद 29 पढ़ा था कि कैसे सांस्कृतिक भाषाई पहचान की रक्षा करता है। तो ये क्या है, ये सांस्कृतिक और भाषाई पहचान है उसको नुकसान पहुंचाता है, खासकर जो असम क्षेत्र है वहाँ। तो ये जो संस्कृति है वहाँ की जो भाषा है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा मानना है आलोचकों का। इसीलिए इन्होंने क्या की थी, कुछ लोगों ने इसके विरोध में याचिकाएं दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि आंकड़ों में निकला भी है कि जो असम भाषा बोलने वाले लोग हैं उनकी संख्या 1951 में 69.3% थी, जो अब घटकर 48.38% हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं बोल सकते ना कि किसी क्षेत्र की संस्कृति की भाषा को नुकसान पहुंच रहा है। अब ये तो आंकड़ा घटता बढ़ता रहेगा। तो ये क्या कर सकता है, जो असम के लोग हैं उनकी जो विशिष्ट पहचान है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा मानना है आलोचकों का। इसमें अवैध जो प्रवासी हैं उसकी पहचान का तंत्र अप्रभावी, ये भी बोला गया है। बिना नियंत्रण के प्रवासन ने क्या किया है, यहाँ की संस्कृति को कमजोर किया है, ये सारी चीजें हैं। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे फर्स्ट है, जो व्यक्ति 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश किए उन्हें भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो ये सही है कि इसमें अगर 1966 से पहले किसी ने एंट्री की है तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाती है अपने आप। लेकिन दूसरा है कि जो व्यक्ति 1 जनवरी 1966 से और 24 मार्च 1971 के बीच असम में प्रवेश किया है उन्हें पंजीकरण कराना होगा और पहचान की तिथि से 10 वर्ष के बाद नागरिकता अधिकार मिलेंगे। यानी कि अगर 66 से 71 के बीच में कोई एंट्री कर रहा है असम में तो पहले तो उनको पंजीकरण कराना होगा और उसके बाद जो पहचान स्थापित होगी उसके 10 वर्ष के बाद उनको नागरिकता से संबंधित अधिकार दिए जाएंगे। तो ये दोनों सही है स्टेटमेंट। और 1971 के बाद अगर कोई आता है मार्च 1971 के बाद तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, ये इसमें बातें बोली गई हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। 1966 से पहले अगर असम में प्रवेश किए हैं तो उनको स्वतः ही क्या हो जाती है, भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। लेकिन 66 से और 71 के बीच में कोई असम में प्रवेश किया था, इस स्थिति में उनको पहले पंजीकरण करवाना होगा, उसके बाद 10 वर्ष के बाद उनको नागरिकता अधिकार दिए जाते हैं। मतदान के अधिकार ये भी उन लोगों को बाद में प्राप्त हुए हैं, तुरंत नहीं मिले। अब सेक्शन 6A के बारे में देख लेते हैं। तो ये असम में जो प्रवासी हैं उनको भारतीय नागरिकता देने के लिए एक विशेष प्रावधान करता है कि जो 1966 से पहले आया उसको अपने आप रूप से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन 66 से और 71 के बीच आया उनके लिए पहले
क्या करना होगा, पंजीकरण करना होगा। उसके बाद 10 साल तक उनको मतदान का अधिकार नहीं होगा, या अगले 10 सालों में उनको क्या मिलेगी, फिर पहचान स्थापित होने के बाद नागरिकता दी जाएगी। इसमें 1971 के बाद अगर कोई असम में आता है तो ऐसे लोगों को अवैध प्रवासी माना जाएगा और कानूनी रूप से उनको निर्वासित किया जाएगा, यानी वो लोग, उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। असम अकॉर्ड, द असम अकॉर्ड एक केंद्र सरकार, असम सरकार और जो वहाँ के असम आंदोलन है, इन तीनों के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, उसी को हम असम अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। और इसका उद्देश्य क्या था कि बांग्लादेश से जो अवैध रूप से प्रवासी प्रवेश कर रहे हैं असम में, उनको रोकने के लिए ये समझौता हुआ था कि इन लोगों को क्या किया जाना चाहिए, रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे यहाँ की जो संस्कृति है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसी के तहत शिक्षे को असम समझौते के अंतर्गत जो आने वाले व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की नागरिकता को संबोधित करने के लिए क्या किया गया था, अधिनियमित किया गया था। और 1971 के जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान बड़े पैमाने पर क्या हुआ था, प्रवास, तो इसी से संबंधित मुद्दे उठते हैं बाद में। अगर बाद में 1971 के बाद कोई प्रवेश किया तो उन लोगों को ये क्या करता है, नागरिकता नहीं प्रदान करता, उन लोगों को निर्वासित करने का प्रावधान करता है। आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहीं समाप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।